बच्चों, प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणाएं क्या हैं। तो प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य का उल्लेख किया है उसके बारे में प्रारंभ से ही यह स्पष्ट कर देना उचित समझते हैं कि यह राज्य केवल काल्पनिक है, व्यवहारिक नहीं है। तो प्लेटो का मानना था कि जो रिपब्लिक में मैं जिस राज्य की कल्पना कर रहा हूँ यह केवल एक कल्पना मात्र है और यह व्यवहार में दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तो प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण करने में उनके केवल इस दृष्टि से विचार किया गया है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यानी यह केवल एक कल्पना मात्र है। प्लेटो के आदर्श राज्य की कल्पना वस्तुतः एक और चित्रकार की तरह है जो अपने चित्रों को सुंदर से सुंदर बनाना चाहता है। यानी कि यहाँ पर हम प्लेटो की राज्य की जो आदर्श राज्य की कल्पना कर रहे हैं, हम उस चित्रकार की भांति समझ सकते हैं जो केवल सपने में सोचता है कि मेरे चित्र में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, भले ही वह इतना व्यवहारिक न हो। तो जब वह बनाता है, कोई भी चित्रकार अपने चित्र को बनाता है तो हूबहू जैसा सोचा होता है शायद वैसा नहीं बनता है, फिर भी कुछ हद तक वह उसे प्राप्त करने का या बनाने का प्रयास करता है। प्लेटो ने स्वयं लिखा है कि आदर्श राज्य केवल शब्दों से निर्मित है, क्योंकि मेरे विचार से यह पृथ्वी पर कहीं पर भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर प्लेटो खुद मानते हैं कि आदर्श जिस राज्य की हम सोच रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं यह मेरे कल्पनाओं में है, केवल मेरे सोच में है, जबकि इस संसार में जैसा मेरा सोच है वैसा कोई भी राज्य नहीं है। आगे प्लेटो का जो मत है, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना उन गुणों के आधार पर की है जो उसने अपने गुरु सुकरात में देखे थे। तो आदर्श राज्य की कल्पना अपने गुरु सुकरात के कदमों पर चलते हुए, यानी कि जो लक्षण सुकरात में थे, जो लक्षण या अच्छाइयाँ सुकरात के अंदर थी एक दार्शनिक के रूप में, यही खूबियाँ वह एक शासक में या फिर राज्य के संचालन में जो व्यक्ति नियुक्त होता है उसके अंदर देखना चाहते हैं। इसीलिए प्लेटो का ये मानना है कि एक दार्शनिक को ही राजा बनना चाहिए, सम्राट बनना चाहिए। प्लेटो का आदर्श राज्य शुभ के विचार, शुभ का विचार यानी आइडिया ऑफ गुड पर आधारित है। प्लेटो ने यह निष्कर्ष निकाला कि राज्य के शासन का अधिकार केवल ज्ञानी दार्शनिकों को ही होना चाहिए। तो प्लेटो की नज़र में जो सुकरात जी हैं उनके गुरु, वो बहुत ज्ञानी थे। वो चाहते हैं कि किसी भी राज्य का संचालन हो तो एक दार्शनिक ही उसका संचालन करे, क्योंकि वह पढ़ा लिखा और ज्ञानी होता है, जिन्हें अच्छे व शुभ का पूरा ज्ञान होता है। एक दार्शनिक के पास, जो पढ़ा लिखा काफ़ी समझदार व्यक्ति है, वह अच्छे और बुरे को अच्छी तरह भली भांति जानता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में राजनीतिक शक्ति और ज्ञान का विलय करते हुए कहा है कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे। तो प्लेटो का मानना है, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में ये बताया है और वहाँ पर राजनीतिक शक्ति और ज्ञान का विलय करते हुए उन्होंने बताया है कि हमारे राज्यों में कष्टों का निदान तब तक नहीं हो सकता है जब तक हमारे जो शासक हैं वो पढ़े लिखे या फिर दार्शनिक प्रवृत्ति के नहीं होंगे, अथवा इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। उनका मानना है कि दुनिया के जितने राजा हैं और राजकुमार हैं उन्हें दर्शन की भावना या फिर दार्शनिक के जैसे जैसे दार्शनिक अध्ययन करता है, शिक्षा को ग्रहण करता है, जैसे अपने विचारों को रखता है, यदि हमारे राजकुमार और राजा अगर दार्शनिक के कदमों पर नहीं चले तो यह किसी भी राज्य का निर्माण अच्छे से नहीं कर सकते हैं। प्लेटो का मानना है कि आदर्श राज्य की कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए। तो उनके नज़र में पहली विशेषता है दार्शनिकों का शासन, यानी शासन व्यवस्था जो होना चाहिए वो केवल दार्शनिकों के हाथों में होना चाहिए, क्योंकि वे पढ़े लिखे और समझदार होते हैं, तर्क वितर्क करने में काफ़ी अव्वल होते हैं।
दूसरा उनका मानना है कि निरंकुशता जो है असीमित नहीं होनी चाहिए। यदि आप प्रतिबंध लगा रहे हो तो इतना अधिक मत लगा दो कि जनता त्राही त्राही करने लगे। तीसरा उनका मानना है कि आदर्श राज्य में न्याय, जब आदर्श राज्य बनेगा तो वहाँ की न्याय व्यवस्था जो है काफ़ी उत्तम होनी चाहिए। प्लेटो का मानना है कि किसी भी राज्य के लिए न्याय व्यवस्था प्राणवायु की भांति होती है। चौथा विशेषता बताते हैं कि नागरिकों को 3 वर्ग होने चाहिए। पहला वर्ग जो होता है शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा जो होते हैं सेवक वर्ग में आते हैं, जिसमें किसान, मजदूर आदि सभी वर्ग भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। पांचवा उनका मानना है कि कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। तो प्लेटो ने अपने कार्यात्मक विशेषीकरण के सिद्धांत में बताया है कि सभी वर्गों को अपने अपने कार्य करने चाहिए। फिलहाल तो एक व्यक्ति के लिए एक कार्य का उन्होंने सिद्धांत दिया है। छठवां उन्होंने विशेषता बताया है कि कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर प्रतिबंध, यानी कि ऐसे कोई साहित्यकार हो जो अच्छा लेखन नहीं करता हो, जो समाज को बांटने का कार्य करता है, उनके पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सातवां विशेषता बताते हैं प्लेटो कि शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। तो शासकों का नियंत्रण शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः होना चाहिए, क्योंकि जैसा राज्य को बनाना है उस हिसाब से मुझे लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। यानी बचपन से ही बच्चों को अपने एक नियम कानून में पढ़ाएंगे तभी वह अपने अपने क्षेत्रों में अव्वल होंगे। तो किसको क्या बनाना है उसके आधार पर शिक्षा व्यवस्था शासन के हाथों में होनी चाहिए, जो शासकों के आधारों पर चलती है। आठवां उनका विशेषता मानना है कि आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था होनी चाहिए। प्लेटो का मानना है कि साम्यवादी व्यवस्था जो है केवल शासकों में और सैनिकों में होना चाहिए। साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत उनका मानना है कि जो शासक होते हैं उनमें किसी प्रकार का लोभ, लालच आदि नहीं होना चाहिए और सैनिकों को अपने पास संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि लोगों में समाज के प्रति सेवा भाव जागृत होगी और देश के प्रति या अपने राज्य के लिए हमेशा कार्य करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए तत्पर होंगे। साम्यवादी व्यवस्था में उन्होंने सेवक वर्ग और मजदूर वर्गों को इसमें सम्मिलित नहीं किया है, किसान वर्ग को सम्मिलित नहीं किया गया है। नवा विशेषता वो मानते हैं कि नर और नारियों को समान अधिकार होने चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको समान अधिकार देने चाहिए, जिससे कि वह भी समाज में बराबर के हकदार हों। 10वां विशेषता वो मानते हैं कि सर्वाधिकवादी राज्य, सर्वाधिकारीवादी राज्य, यानी कि उनका मानना है कि कभी भी अपने राज्य के प्रति जो है अहित नहीं सोचना चाहिए और कोई भी शासक हो, सैनिक हो, अपने राज्य के हित के लिए कार्य करने चाहिए। तो मित्रों, हम लोगों ने देखा कि प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणाएँ क्या हैं। इनमें 10 विशेषताएं हैं और आदर्श राज्य के बारे में बताया गया है कि क्या क्या होना चाहिए। धन्यवाद।